आज क्या कहूँ, स्तब्ध हूँ। बात करें अगर हिमांशी और विनय नरवाल की, नेवी के अफसर, करनाल में रहने वाले। 7 दिन, बस सिर्फ 7 दिन पहले उनकी शादी हुई थी और 7 दिन बाद आज अपने पति को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हिमांशी ने अलविदा कहा विनय को। देश की शान थी, एक नेवी का अफसर। पूछा गया उससे कि क्या तुम हिंदू हो? हिंदू पूछा और जब हिंदू निकला तो मार दिया। आज कानपुर में रहने वाले शुभम द्विवेदी को भी अलविदा कहा। क्या उसका दोष था? बस इतना कि वो कलमा पढ़ना नहीं जानता था, बस मार दिया उसे। यूं सीने पे गोली दाग दी क्योंकि उसे कलमा नहीं आता था। और ना सिर्फ इन 2 हिंदुओं को, एक ईसाई भी था, तेग हमलियांग, वो भी इंडियन एयरफोर्स का, वो भी अपनी पत्नी के साथ गया था छुट्टियां मनाने। पूछा उससे क्या धर्म है तुम्हारा? कपड़े उतरवाए और देखा कि गैर मुसलमान है तो गोलियां दाग दी। ये पहलगाम के लोगों की आप बीती है। आज गुस्सा, मातम और वेदना और इन सब के बीच कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग। मोदी, शाह, डोवाल तीनों पर एक्शन का भारी दबाव। उरी का जवाब लगभग 10 दिन में दे दिया था, पुलवामा का करीब 2 हफ्तों में दे दिया था। अब पहलगाम का अटैक है, इस बार क्या जवाब होगा? इस सवाल का जवाब आज आपको देने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोली मारने के बाद अब भारत के खिलाफ छेड़े गए नए युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय की बारी आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि भारत शांति के पक्ष के साथ है, लेकिन शांति को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हाई लेवल टीम के कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक कर रहे हैं। सीसीएस की बैठक में पहलगाम का दौरा करके लौटे गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल भी हैं। जिन 26 हिंदू पर्यटकों और 2 नॉन मुस्लिम पर्यटकों की टारगेटेड किलिंग हुई, उनमें नेवी अफसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, वायुसेना के कॉर्पोरल टेग हेलियांग और आईबी अफसर मनीष रंजन शामिल हैं। यही नहीं, हमले से कुछ समय पहले तक केरल हाई कोर्ट के 3 सिटिंग जज वहां मौजूद थे। यह सिर्फ संयोग है या प्रयोग? पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर के जहर उगलने के 1 हफ्ते के भीतर हुआ हमला संयोग तो नहीं हो सकता। देश में कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है। इसलिए सवाल ये है कि हम कब तक अमन का तमाशा करते रहेंगे? कभी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे, कभी पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेस को हिंदुस्तान के सिनेमा के से कमाने का मौका दे देंगे और वाघा बॉर्डर पर एग्जीबिशन का गेट खोलेंगे। कब तक ये करते रहेंगे? आखिर कब तक और क्यों? पब्लिक के ये सवाल आज इसलिए भी अहम हो गए हैं क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग को मोदी की सो कॉल्ड हिंदुत्व पॉलिटिक्स का नतीजा भी बता रहे हैं, बिना इस बात की शर्म किए कि जब मोदी सत्ता में नहीं थे तब भी कश्मीर में रालेब गालेब चालेब का नारा गूंजता था। हर दिन पत्थरबाजी होती थी, हर दिन सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक होते थे, हर दिन कश्मीर जलता था। लेकिन आज की बहस शुरू करूं उससे पहले आपके लिए ये फैक्ट शीट।
पहलगाम में भारत के खिलाफ युद्ध की शुरुआत उन्होंने की। उनके घर में घुसकर युद्ध को खत्म करने की बारी भारत की है। सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची। पहलगाम में बेकसूर हिंदू पर्यटकों की नृशंस हत्याओं के सुराग ढूंढे जा रहे हैं। आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा नाम के इस्लामिक जिहादी हत्याओं के जिम्मेदार हो सकते हैं। लश्कर तैयबा के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन TRF का सैफुल्लाह खालिद मास्टरमाइंड हो सकता है, जिसकी एक पुरानी भड़काऊ तकरीर वायरल है। भाइयों, कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है। इन मंसूबों से दहला पहलगाम का टेरर स्पॉट आज हिंदुस्तान को कचोट चुका है। यहाँ पर जो कुछ खाने पीने की चीजें हैं, किसी का टिफिन था, उसे खाना खाना था और वो टिफिन भी जो है यहीं पड़ा हुआ है। जब आतंक का तांडव मचा तो उस वक्त हर एक पर्यटक जो है यहाँ से भाग निकलने में लगा और उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये कीचड़ है, इसी तरह का ये ट्रैक है। पहलगाम से 6 से 7 किलोमीटर का इसी तरह का ट्रैक है। इसी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये देखिए, पर्यटकों के किसी की टोपी गिरी हुई है और किसी के जूते गिरे हुए हैं। जो पर्यटक हैं उन्होंने अपने जूते जो है यहीं छोड़ दिए। इस रास्ते पे जहाँ पे भी आप जाएंगे, इसी कीचड़ में वो पर्यटक फंस गए थे। उनके जूते और कहीं लोगों के कपड़े जो है वो यहीं पे उन्होंने छोड़ दिए। भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाले हमले के बीच विपक्ष ने सरकार को साथ देने का भरोसा तो दिया है। This is a direct attack on the Indian state. लेकिन छद्म सेकुलर कवर कप भी जारी है और गंदी राजनीति का मवाद भी बहा है। You know, in our country, we see that this government will try and show that, talk about Hindutva, and, the minorities feel uncomfortable. And if you dissect this terrorist act that took place, if they're looking at people's identity, why are they looking at people's identity? Looking at identities and then killing somebody, that's a message. Also sending a message to the Prime Minister of our country. Why? Because Muslims are feeling weakened. The minorities are feeling weakened. ये सरकार, ये अमित शाह जी, गृह मंत्री, उनके लोग 24 घंटे सरकार बनाने में और सरकार गिराने में लगे होते हैं। अपोजिशन को किसको जेल में डालना है, किसको खत्म करना है, किसको विधायक सांसद को खरीदना है। 365 डेज उनका दिमाग में यही गंदगी हो। इस सियासत के बावजूद अब की हिंदुस्तान का गुस्सा नसों से बहता हुआ जज्बातों में घुल चुका है। ये 2014 के बाद का भारत है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, गोली का जवाब गोली से मिलेगा। पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर दिया जाए। इसको तो चुन चुन के मारना चाहिए। हमारे भाई को जिस तरीके से गोली से उड़ाया है, इनको भी चुन चुन के मारना चाहिए। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का, क्या पहलगाम पर पुलवामा और उरी से बड़े जवाब की तैयारी आज CCS की बैठक के बाद शुरू हो जाएगी? हिंदू पर्यटक चिन्हित करके मारे गए, लेकिन क्या रॉबर्ट वाड्रा का मुस्लिम विक्टिम कार्ड जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं? पाकिस्तान से मिल रहे बार बार के जख्म के बाद क्या अभी भी अमन की आशा वालों का एजेंडा चलना चाहिए? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब लूं और उसके पहले विनय नरवाल के अंतिम संस्कार के समय हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वहां विनय की बहन ने इंसाफ की कैसे गुहार लगाई, आप भी जरूर सुनिए। उसको बोला वो मुसलमान नहीं है, उसको गोली मार दी, 3 मारी। नहीं हो पाया। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई
I want them dead. जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो dead चाहिए। वो मरेगा जिसने मारा। गुस्सा, वेदना, आज हर आदमी यही सोच रहा है कि हम उसकी जगह होते, उस बहन की जगह, तो क्या सोच रहे होते, क्या कर रहे होते, क्या कर भी सकते हैं। क्या हम निहत्थे और लाचार हैं, या हमारे गुस्से में, हमारे आंसुओं में कोई ना कोई कशिश ऐसी है कि इस बार जब बदला लेंगे तो ऐसा लेंगे कि फिर दोबारा पाकिस्तान आंख उठा के ना देख पाए। और आज इन सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक, मेजर गौरव आर्या, सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुशील पंडित, कश्मीरी एक्टिविस्ट, कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। स्टूडियो में मेरे साथ अजय वर्मा, नेता कांग्रेस के, तारिक खान, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, प्रियंका कक्कड़, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। आज मेजर गौरव आर्या, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, हमने दर्द देख लिया, हमने आंसू देख लिए, हमने अपने जाते हुए भाई बहन देख लिए, और किस तरह से चिन्हित करके पूछा गया कि कौन हिंदू है, किसे कलमा पढ़ना आता है, किसे नहीं आता, कपड़े उतरवा कर देख लिया और फिर गोलियों से छलनी कर दिया। आज मैं पूछ रही हूं, क्या ये मामूली बात है? और अब जब जवाब देने का समय है तो भारत के पास क्या ऑप्शंस है? थैंक यू नाविका, अपनी शो पे बुलाने के लिए। देखिए, जो करवा रही है वो साफ सीधी बात है, पाकिस्तानी आर्मी करवा रही है, और हमें जवाब जो है पाकिस्तानी फौज को ही देना पड़ेगा। बालाकोट एक अच्छा कदम था, सर्जिकल स्ट्राइक्स एक अच्छा कदम था, लेकिन वो जवाब दिया था हमने टेररिस्ट्स को। तो पाकिस्तान को एज अ स्टेट कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं पड़ा, लेकिन ज्यादा नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि जो जनरल्स प्लान कर रहे हैं, जो ये सारी चीजें प्लान कर रहे हैं, उनके लिए आतंकवादी एक डिस्पोजेबल एसेट है। आपने आतंकवादी लाए, आपने उनको भेजा, वो तो मरने के लिए आए हैं। अब देखिए, जो 3, 4, 5 आतंकवादी थे इसमें शामिल, जिन्होंने ये 27 लोगों की जानें ली हैं, आर्मी उनको मार देगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिनों में। वो कहीं नहीं जाएंगे, वो मर जाएंगे। अच्छा होगा क्या इससे? पाकिस्तान और भेज देगा, और वो टेरेन ऐसा है कि वहां पे आप 5 लाख फौज और डाल लें, फिर भी वहां से जगह आ जाएगी निकलने, अंदर घुसने की। माउंटेन के टेरेन में आप कितने भी लोग डालें, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वहां पे 3 टियर की एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड लगा रखी है, लेकिन माउंटेन्स में होता है, सच इज द नेचर ऑफ माउंटेन्स। एनीवे, बेसिक बात यह है कि जब तक आप पाकिस्तानी आर्मी को पनिश नहीं करेंगे, जब तक आप पाकिस्तानी फौज को आप पनिश नहीं करेंगे, उसको सजा नहीं देंगे, ये मामला नहीं रुकने वाला, ये नहीं रुकेगा। आप मार दीजिए, आप 10,000 लश्कर तैयबा वाले मार दीजिए, ये फिर शुरू कर देंगे 6 महीने के बाद। जब तक पाकिस्तानी फौज की लाशें नहीं गिरेंगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। नाविका, ये जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है हम आज से कर रहे हैं, ये अर्ली 90s से हुआ है। ये अर्ली 90s से, यानी कि इसको 30 साल से ऊपर हो गए। हम 30 साल से ऊपर से आतंकवादी मार रहे हैं। 100 मारते हैं, फिर 100 आ जाते हैं, 100 मारते हैं, फिर आ जाते हैं। ये रोज, एक जमाने में 2000 मारते थे, 2000 आते थे, 1000 मारते, 1000, 500, अब 100 मार रहे हैं, 100 आ रहे हैं, और ये लगातार आते चले जाएंगे, क्योंकि 30,000 मदरसे पाकिस्तान के अंदर है, रजिस्टर्ड 30,000 मदरसे हैं, और उतने ही अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं। अगर एक मदरसा एक साल में एक जिहादी भेजता है, ये अगले 100 साल तक हमारे साथ जिहाद लड़ सकते हैं। तो जिहाद की फैक्ट्री चलाता कौन है? जनरल आसिम मुनीर चलाता है। अगर आप सरकार, कोई, मुझे नहीं पता सरकार क्या करने वाली है, बिकॉज आई एम नॉट प्रिवी टू सच थिंग्स, और वो हाईएस्ट लेवल पे डिसीजन होगा, लेकिन जब तक सरकार डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी को चोट नहीं पहुंचाएगी, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, ये फिर वही ढाक के 3 पात, ये 6 महीने बाद फिर ये चीज होने वाली है। यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट द पाकिस्तानी आर्मी, वरना आप भूल जाइए कि कुछ होगा लॉन्ग टर्म। बड़ी बात कह रहे हैं आप गौरव आर्या जी, और मैं अजय आलोक जी आपसे पूछूंगी। बहुत सीधी तरीके से आज गौरव आर्या जी ने समझाया है कि हम ये करते रहेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक होंगे, हम उनके लॉन्च पैड्स ख़त्म करेंगे, आज ख़त्म करेंगे, 2 महीने में और ऐसे लॉन्च पैड्स जहाँ से टेरर एक्सपोर्ट होगा वो आता रहेगा। हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, हमारे यहाँ
पाकिस्तानी एक्टर आके फिल्में बनाते हैं, फिल्में रिलीज करने की बात करते हैं। अमन का तमाशा यहाँ आए दिन होता रहता है। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे अजय आलोक जी, कब तक और क्यों हम अपने बीएसएफ जवानों की परेड करवाते हैं वहां वाघा बॉर्डर पर? क्यों हमें वहां खड़े होकर सुनना है जीवे जीवे पाकिस्तान? क्यों ये एग्जीबिशन रोज चले? कितने और खून बहुत होंगे जब हम ये तय करेंगे कि हमें कुछ करना है और कुछ करने में पाकिस्तान को मिटाना एक ऑप्शन हमारे सामने है जिसे हमें अंजाम देना पड़ेगा। नविका जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे भूकंपीय परिवर्तन होते हैं, जो टेक्टोनिक शिफ्ट हम कहते हैं। तो निश्चित तौर पे कल की जो घटना हुई है उसमें बहुत चीजों पे सरकार विचार कर रही है, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे हो, चाहे इकोनॉमिक लेवल पे हो, चाहे इवन ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे हो, चाहे इंडस नदी का पानी बंद करना हो, चाहे डिप्लोमेटिक कनेक्शंस खत्म करने हो, मिलिट्री एक्शन कितना लेना है, कंट्रोल मिलिट्री एक्शन लेना है, फुल स्केल मिलिट्री एक्शन लेना है। बात मैं भी सहमत हूं मेजर साहब से कि ये लॉन्च पैड्स हम कितने उड़ाएंगे, ये फिर बनाएंगे, वो तो जिहाद फैक्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पूरे देश को पता है, पूरे दुनिया को पता है। बगल में अफगानिस्तान की भी इससे भी वही हालत हो रही है। पाकिस्तान कोई आज स्टेबल मुल्क नहीं है, ये तो एक कांस्टेंट है। दूसरा पड़ोसी हम बदल नहीं सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हम कर नहीं सकते हैं कि उसको नक्शे से वाइप ऑफ कर दें। तो हम कितने कंट्रोल वे में जा सकते हैं, कितने हद तक जा सकते हैं, ये तो खैर एक हाईएस्ट लेवल पे डिसीजन होगा। लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान के साथ अब कोई संबंध हमारा नहीं रहेगा और जितनी चोट हम पहुंचाएंगे वो उतना ब्लीड करेगा। मेरी चिंता यहां पाकिस्तान से नहीं है, मेरी चिंता यहां पाकिस्तान से, वो तो रजिस्टर्ड एनिमी है हमारा, वो करते रहेगा, हमको उसको जवाब देना है, हम उसे मारते रहेंगे। कुछ दिन ठीक रहेगा। देखिए 2019 के बाद, एयर स्ट्राइक के बाद आज 2025, 6 साल बाद हुआ ऐसी घटना। अब उनको जितनी जोर से चोट पहुंचाएंगे उसके बाद कितने दिन तक शांत रहते हैं, इंटरनेशनल रिपरकशन क्या होता है। मेरी ज्यादा चिंता अपने घर के लोगों से लेके होती है। देखिए इसको टेररिस्ट स्ट्राइक मत कहिए आप, ये टेररिस्ट स्ट्राइक है ही नहीं, ये बिल्कुल एथनिक क्लिंजिंग करने की कोशिश की गई है, जो मुर्शिदाबाद में की गई थी और वही आज यहां पे की गई है। और उसको सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस के दामाद साहब जो खुलेआम आ जाके उन्होंने कहा कि चूंकि माइनॉरिटी को यहां पर सप्रेस किया जाता है, मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है छतों पे या रोड पे निकल के, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हिंदुत्व की लहर में मुसलमान दब रहा है, इसलिए उनको गुस्सा चढ़ा, इसलिए आके उन्होंने आइडेंटिफाई किया और हिंदू समझ के मार दिए। एक्सप्लेनेशन देखिए इनका। रॉबर्ट वाड्रा को दिमाग इतना कम है, मुझे पता लगता है पूरा खानदान पे राहुल गांधी इफेक्ट है। वर्ल्ड में एक जगह बताइए, जहां पे एक जगह बता दीजिए जहां माइनॉरिटी को ऑप्रेस किया गया तो वो मेजॉरिटी को मारने लगते हैं। कोई ऐसी जगह है वर्ल्ड में? अरे यहां तो इतिहास है कि जहां माइनॉरिटी रही है, मुस्लिम रही है, वहां पे माइनॉरिटी खत्म हो गया। जहां क्रिश्चियन रहे, माइनॉरिटी रही है, वहां पे माइनॉरिटी खत्म हो गया। अकेला हिंदुस्तान में माइनॉरिटी फ्लरिश कर रहा है। और ये लॉजिक जितने की माइनॉरिटी को क्रश किया जा रहा है। और माइनॉरिटी नहीं है यहां पे, जैन नहीं है, बुद्ध नहीं है, सिख नहीं है। उनको किसने क्रश किया? सिख को भी तो क्रश किया कांग्रेस पार्टी नहीं। रॉबर्ट वाड्रा को यह नहीं पता है फोर्स स्टेरिलाइजेशन मुसलमानों का किसने किया था? संजय गांधी ने किया। भागलपुर राइट्स का ऑर्डर किसने दिया? राजीव गांधी ने दिया था या नहीं? अरे ये रेडिकल इस्लामिस्ट को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो सोनिया गांधी का है। जब से वो पावर में आई हैं तब से रेडिकल इस्लामिस्ट मूवमेंट इस कंट्री में बढ़ते चला गया। डेटा निकाल के देख लीजिए। और ऐसे ऐसे लोग कवर फायर देते हैं। लेकिन अजय आलोक जी, मुर्शिदाबाद से, ममता बनर्जी से, सोनिया गांधी से अगर आप इस कल के वाक्य को कंपेयर करेंगे तो कहीं आप पाकिस्तान को विंडो दे रहे हैं? पाकिस्तान की इसमें अकाउंटेबिलिटी कम कर रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इन लोगों के कारण मैं एकदम अकाउंटेबिलिटी नहीं कम कर रहा हूं पाकिस्तान की। इन लोगों को प्रेफरेंस मिलता है, इनका मोरल हाई करते हैं ये लोग बैठ के यहां पे। कल इतनी बड़ी इंसिडेंस हुई, क्या रॉबर्ट वाड्रा में दिमाग का द है जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट आज ये दे रहे हैं? इससे मोरल किसका बढ़ेगा? ऐसे ऐसे स्टेटमेंट से, रॉबर्ट वाड्रा के स्टेटमेंट से अगर पूरा पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी चल रहा है, सुशील पंडित, क्या हम इस बात को माने कि रॉबर्ट वाड्रा की वजह से ये सब हो रहा है?
सवाल ये है कि एक्शन का टाइम है, सवाल ये है कि कैसा एक्शन और कब तक ये जो बार बार पाकिस्तान की स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी है, ब्लीड थ्रू 1000 कट्स, यानी हमारे जिस्म पर इस तरह के 1000 कांटे लगा दो कि खून रिस कर निकल के हमें मार देगा, ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? धन्यवाद नाविका जी, मुझे अवसर देने के लिए इस शो में। देखिए, इस देश ने लगातार 3 जनादेश दिए हैं एक सशक्त सरकार, एक सशक्त प्रधानमंत्री को। रॉबर्ट वाड्रा एक साइड शो है, वो उसे छोड़ दीजिए, उसका ना बहाना बना सकते हैं हम, उस पर थोड़ा एतराज कर सकते हैं, लेकिन वो छोड़ दीजिए, वो एक फ्रीक शो है। हमारा जो ध्येय है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, देश को लेकर, कश्मीर को लेकर, जिहाद को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, विदेश नीति को लेकर, अपनी सामाजिक समरसता को लेकर, उसको वाड्रा जैसा कोई तिनका डगमगा जाए, ये गले नहीं उतरती बात। जो बातें साफ साफ समझने मानने वाली हैं वो ये है। नंबर 1, कश्मीर में जिहाद की जो क्षमता है अपने बूते कभी भी, कहीं भी, किसी को भी, किसी भी तरह निशाने पर ले लेने की, वो इंटैक्ट है। इस सदमे ने, इस दुर्घटना ने हमें ये याद दिलाया है कि जिहाद गाहे बगाहे अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, हमें बताता है कि वो मौजूद है और उसमें वो ताकत और क्षमता है कि वो कहीं जाकर किसी निर्दोष को हत्थे चढ़ा दे, निशाने पर ले ले, नुकसान पहुंचाए, इस देश को आहत करे। नंबर 1। नंबर 2, जिहाद की क्षमता को हम पत्थरबाजी के रुकने, स्कूल और कॉलेजेस के समय पर चलने, बाजारों के खुलने, दफ्तरों के काम होने, पर्यटकों के आने या अमरनाथ यात्रा के सही सलामत हो जाने की कसौटी पर नहीं आंक सकते। जिहाद तय करता है कि उसको कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, पत्थरबाजी करनी है कि नहीं करनी है, स्कूल जलाने हैं कि नहीं जलाने। अगर वो ये तय करे कि हमें सिर्फ अपने रिसोर्सेज बचाने हैं, जाने बचानी है और हर 2, 4, 6 महीने बाद ये करना है, तो वो करता है। उसे अगर हफ्तों एनकाउंटर खींचना है तो वो खींचता है। अगर उसे कठुआ में मारना है तो मारता है, अगर उसे किश्तवाड़ में मारना है तो मारता है, अगर उसे किसी केमिस्ट को, मक्खनलाल बंदरू को उसकी दुकान में मारना है तो मारता है, किसी को बैंक कर्मचारी को उसकी सीट पे बैठे बैठे मारना है तो मारता है, किसी को घर में घुस के महिला को मारना है तो मारता है। वो छोड़ता नहीं है, वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, वो स्कूल में जाकर टीचर का शिनाख्ती कार्ड देकर मांगता है, मारता है, और वो 22 सरन पहलगाम में जाकर पतलून उतरवाकर चेक करता है कि तू हिंदू है तो मारता है। वो अपने तरीके से काम करता है। हम ये जो 2 घटनाएं हैं, इन दोनों के बीच फिर कहते हैं कि अब पत्थरबाजी रुक गई, अब जिहाद खत्म हो गया, अब सब सामान्य है, अब शांति है, अब चीजें कंट्रोल में है, अब जाइए पर्यटक भर भर के जाइए, कश्मीरी हिंदुओं तुम क्यों पड़े हुए हो, लौटिए घर लौटिए। हमारा जिहाद की क्षमता को आंकने की कसौटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है? इसके लिए जिहाद किस तरह लड़ता है ये समझना पड़ेगा नाविका जी, ये समझ हमसे अभी आई नहीं है। और तीसरी बात जो बहुत सही कही मेजर गौरव आर्य ने भी, कि ये तय करना पड़ेगा जो हम रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते रहें, इंतजार करें कि कब हमला हो और फिर कर हम इनको ढूंढने जाएं और मारें, या हम प्रोएक्टिव रहें और हमारा रिएक्शन भी क्या इनकी कमर तोड़ने के लिए है, इनका जबड़ा उखाड़ने के लिए है, या देश के गुस्से को शांत करने के लिए है, उबलते हुए खून पर कुछ छींटे डालने के लिए है, ताकि लोग थोड़ा नरम हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ खून में जो उबाल है उसको शांत करने के लिए या पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए क्या एक्शन हो सकता है? इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी जहां चल रही है। रविकांत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रविकांत, इस वक्त क्या खबर है आपके पास? किस तरह के एक्शन के
मूड में है इस वक्त सरकार? देखिए नाविका जी, 2.5 घंटे का वक्त हो गया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। इससे सरकार की गंभीरता को समझा जा सकता है। 2 एक्शन लिए जा सकते हैं जो संभावित है। अब से कुछ ही देर बाद जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक खत्म होगी, एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। यानी डिप्लोमेटिक रिलेशन जो पाकिस्तान के साथ है, हो सकता है कि भारत उसे विड्रॉ कर ले, खत्म कर दे। लेकिन सैन्य कार्रवाई क्या होगी उसको लेकर अभी फुल प्रूफ प्लानिंग जो है वो की जा रही है, क्योंकि गृहमंत्री श्रीनगर से लौटे हैं और जो इनपुट्स मिले हैं, सबसे पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर को होम मिनिस्टर अमित शाह ने ब्रीफ किया कि उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर क्या देखा। इसके साथ ही दोपहर की बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर ने तीनों सेनाओं के चीफ के साथ और एनएसए के साथ अलग से बैठक की। तो मल्टीपल ऑप्शन है सरकार के पास, लेकिन जो पहला एक्शन होगा, जो सूत्र ये बताते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो पाकिस्तान के साथ खत्म किए जाएंगे। सैन्य कार्रवाई किस लेवल की होगी उसकी प्लानिंग चल रही है, उसमें कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रहार इस बार इतना खतरनाक होगा कि पाकिस्तान की सरकार और उसकी आर्मी इसे याद रखेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नेशन के मूड को समझते हैं, सेंटिमेंट को समझते हैं। इनोसेंट लोगों पर कार्रवाई की गई है। आप सेना से नहीं निपट पाते हैं तो आम लोगों को, बेकसूर लोगों को मारते हैं, और इसका बदला हिंदुस्तान जरूर लेगा। उसकी प्लानिंग के साथ लेगा। समय कब होगा, तारीख क्या होगी, किस विधि में लिया जाएगा, इसकी प्लानिंग इस वक्त कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में चल रही है। लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि जब प्रधानमंत्री कल बिहार के दौरे पर पहुंचेंगे तो सार्वजनिक मंच से, रैली से आतंकवादियों को और पाकिस्तान को एक कड़ा मैसेज दिया जाएगा, जैसा उन्होंने बड़ी बात कह रहे हैं रविकांत। इस वक्त बड़ी बात इस वक्त आ रही है हमारे पास ये भी कि कुछ ही समय में फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ब्रीफिंग हो सकती है, जिसमें ये सबूत सार्वजनिक किए जाएंगे जो इस वक्त भारत के पास हैं पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को लेके। क्योंकि आज पाकिस्तान के मंत्रियों ने इस तरह के, रक्षा मंत्री और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने इस तरह के बयान दिए हैं कि पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है और तमाम तरह की डिनायल पाकिस्तान दिखा रहा है। लेकिन भारत सबूत सामने रखेगा, इसकी जानकारी भी हमारे तक पहुंच रही है। लेकिन आज अजय वर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपसे यह पूछना चाहती हूं कि राहुल गांधी ने शायद पहली बार, या बहुत कम ऐसा करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तहत कल होम मिनिस्टर को फोन किया था। मुझे लगा यह अच्छी शुरुआत है कि अगर विपक्ष और सत्ता पक्ष एक पेज पर हो और इस तरह के आतंकी हमले के बाद हम एक सुर में बोलें। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद रॉबर्ट वाड्रा का इस तरह का बयान, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या इस देश की जमीनी हकीकत से कांग्रेस पार्टी इतनी कटी हुई है कि उसे देश का मूड समझ में नहीं आ रहा है? हिंदुत्व को कह रहे हैं कि उसकी वजह से ये हिंदुओं पर हमला हुआ, ये अपीजमेंट, ये इस तरह का तुष्टीकरण का समय है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये किस तरह का राजनीतिक रिस्पांस है? देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो जो इस दुर्घटना में, जो इस आतंकी, ये दुर्घटना नहीं है, ये हमला है भारत पर। दुर्घटना नहीं है, दुर्घटना शब्द आप वापस लीजिए। वापस जिस तरह के इस कायराना आतंकवादी हमले में जो पाकिस्तान प्रायोजित है या जिसका भी है किया है, जिसका भी है, पाकिस्तान को फिर क्लीन चिट? नहीं, कोई क्लीन चिट नहीं है। फिर जिसका भी है, आपको कोई अंदेशा है किसी और का हो सकता है? आतंकवादी गौरव आर्या ये आज भी कह रहे हैं पाकिस्तान का है या जिसका भी है, इनके मन में ये शक शुबा क्यों रहता है? हमारे कोई शक शुबा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो गौरव आर्या जी को ईश्वर आत्मा उनकी शांति प्रदान। देखिए वर्मा जी, मैं नाविका जी ने मुझे बोला है, देखिए ये छोटी छोटी चीजें, मैं आपको डाउट नहीं कर रहा सर, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अजय वर्मा जी, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर कि आप जो भी बोलेंगे ना, इसको पाकिस्तानी देख रहे हैं और पाकिस्तानी एक क्लिप निकाल के चलाएंगे, दैट इज व्हाट दे डू। तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है सिटीजन्स, आप कांग्रेस बीजेपी भूल जाइए एक मिनट के लिए। देश के सामने तो क्या कांग्रेस क्या बीजेपी सर, इट डज नॉट मैटर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर कि थोड़ा सा, बिकॉज आप जैसे कहते हैं ना कि हो सकता है पाकिस्तानी या कुछ आपने ऐसे बोला, वो कहते हैं कि
नहीं बिल्कुल नहीं बोला। पाकिस्तान है या नहीं आपने कहा, आपने इसे दुर्घटना कहा। आप और क्या कहेंगे इस देश के जख्मों में नमक डालने के लिए मैं नहीं जानती, लेकिन अजय वर्मा जी ना काबिले बर्दाश्त है इस तरह का बयान इस माहौल में, जब इस देश ने अपने 28 बच्चे खोए हैं। और 28 बच्चे नहीं, उनके परिवार, अगर उनके परिवारों को मिला लीजिए तो हजारों लोग इस हादसे में, इस अटैक पे, इस हमले में वीरगति को प्राप्त हुए हैं। और उनके परिवार अगर आपको सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। और प्रियंका कक्कड़ जी, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, क्या इस नहीं मैं सुन नहीं सकती, मैंने कह दिया ये ना काबिले बर्दाश्त है। जबरदस्त खड़ी करी दे रही है। आप सुनने का समय दीजिए ना। आप बिल्कुल नहीं सुना आपने, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने जितना कहा उसमें आप कह चुके हैं ये दुर्घटना है। नहीं, फिर आप कह चुके हैं पाकिस्तान ने किया या नहीं हमें नहीं पता। नहीं, बिल्कुल मैंने नहीं कहा कि हमें नहीं पता, हमने कहा पाकिस्तान इन्वॉल्व। देखिए नाविका जी, मुझे बोलने का समय दीजिए, ये गलत है, ये गलत तरीका है। देखिए इस वक्त कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, खाली कहने से काम नहीं चलेगा। ये भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री है, आप कहते रहिए ये कर देंगे बदल देंगे, नहीं, इस वक्त करने की जरूरत है। और जरूरत है इंदिरा जी जैसी शक्तिशाली महिला के पावर जैसी कि कथनी और करनी में फर्क ना हो। उस वक्त 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, अमेरिकी जहाज का बेड़ा वहां खड़ा रहा था और 1 लाख सैनिकों का सरेंडर कराया था। ये नहीं कहा था इंदिरा नाविका जी, सुन लीजिए। अजय आलोक से जवाब लूं उससे पहले रविकांत मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रविकांत, क्या है ताजा समाचार आपके पास? देखिए नाविका जी, इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के अंदर हलचल बढ़ चुकी है, गाड़ियों का मूवमेंट जो है इस वक्त देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास के ठीक सामने है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। गाड़ियां निकलती हुई साफ तौर पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर से हम देख सकते हैं। तो लगभग 2.5 घंटे तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की ये अहम बैठक प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है और जितने भी सीसीएस के मेंबर हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वो निकल रहे हैं। संभवतः ये जो पहली गाड़ी निकल रही है, हो सकता है कि ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी हो, जैसा हम उनके काफिले को देखते हैं। और बाहर जो सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं वो यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। आधिकारिक रूप से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक जो है नाविका जी खत्म हो चुकी है और जितने सीसीएस के मेंबर हैं अब वो यहां से बाहर निकल रहे हैं। लगभग 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है। 6:05 पर ये बैठक स्टार्ट हुई थी और अब ये बैठक खत्म हुई है। तो कुल मिलाकर जो भी प्लान ऑफ एक्शन है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अंदर डिस्कस किया गया है और किस तरीके से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करना है। जितने भी एविडेंस हैं वो इकट्ठा किए गए हैं और जो सीसीएस के मेंबर हैं उनको ब्रीफ किया गया है। बिल्कुल रविकांत जी, वो तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त प्रधानमंत्री के घर से और यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग अभी समाप्त हुई है और इस वक्त इंतजार है कि इस मीटिंग में फैसले क्या हुए, कितने पब्लिक से साझा किए जाएंगे। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि फॉरेन मिनिस्ट्री की एक ब्रीफिंग जो 7 बजे होनी थी अब तक शुरू नहीं हुई है, किसी भी समय हो सकती है ये मीटिंग शुरू। लेकिन सवाल जिस तरह के आ रहे हैं, कृष्ण शर्मा का बल्लभगढ़ हरियाणा से सवाल आ रहा है, क्या कल आतंकवादियों ने किसी की जाति पूछी? सिर्फ धर्म देखकर निर्दोष हिंदुओं को मार दिया। और हमारे देश के नेता क्या अभी भी हिंदुओं को जातियों में बांटेंगे? सुरेंद्र नाथानी का धनबाद से सवाल है, क्या यह सही नहीं कि वोट बैंक के खातिर हमारे देश के नेता अगर मगर और किंतु परंतु लगाकर आतंकवाद पर भी आंख मूंद लेते हैं? राम कुमार शर्मा करनाल से कह रहे हैं, अब कब तक बेकसूर लोगों को मरने देंगे? सरकार पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने को क्यों नहीं खत्म कर देती? शिवराम यज्ञ सैनी का अयोध्या उत्तर प्रदेश से सवाल है, क्या अब समय आ गया है कि पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी मिलिट्री को सबक सिखाना चाहिए क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर हो गया है? सवाल गुस्सा दिखा रहा है। और तारिक खान, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये जो बार बार कहा जाता है कि जातियों को देखना चाहिए, जाति जनगणना करना चाहिए, आज दर्शक पूछ रहे हैं कि जातियां नहीं पूछी किसी के, सिर्फ धर्म पूछा। फिर जब कहा जाता है कि
अगर बटोगे तो कटोगे, इसमें क्या गलत है जिस पर इतना हंगामा आपकी पार्टी ने किया? मैम देखिए, हम पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। हम चाहते ये हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इसके पीछे पाकिस्तान है। कड़ा सबक सिखाना चाहिए, मगर कुछ सवाल भी हैं। हमारी बहन जिनकी वहाँ पर हत्या कर दी गई, उनके हस्बैंड की, उन्होंने क्या कहा मैम? कोई नहीं आया, 1-1.5 घंटे तक कोई नहीं आया। किसको आना था? किसको आना था? वहां 2000 लोग थे जो टूरिस्ट थे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ये अजय आलोक साहब की सरकार है, इनकी है। 1.5 घंटे तक कोई नहीं आया, 2000 लोगों को छोड़ दिया गया। पहला सवाल। दूसरा सवाल जीडी बख्शी ने पूछा। जीडी बख्शी ने पूछा कि 1,80,000 फौजियों की कमी थी, वहां पर 2 सेक्टर की जिम्मेदारियां कुछ फौजियों के ऊपर छोड़ दी गई थी, इसलिए वहां पर एक भी फौजी नहीं था जो हाई सिक्योरिटी जोन होना चाहिए। आप टूरिस्ट बुला रहे हैं वहां पर। 1,80,000 फौजियों की कमी थी। अशरफ वानी जो कि बहुत पुराने पत्रकार हैं, उन्होंने भी कहा कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान से हमारा क्या नाता है कि आज भी हम सामान वहां भेज रहे हैं और उसमें पिछले साल से अब की साल में मैम 28% का इजाफा हुआ है। आप बताइए कि जब 2019 में पाकिस्तान ने बैन लगा दिया मैम, जब हमने आर्टिकल एब्रोगेट किया, और हमने कोई बैन नहीं लगाया, हम आज भी सामान बेच रहे हैं। क्या जरूरत है रिश्ते रखने की? इतनी देर से आप यही बात कर रहे हैं। खान भाई, बहुत गुस्सा आ रहा है आपको। अगली इंडिया अलायंस की बैठक होगी तो वहां कुछ लोगों को पूछ लीजिएगा जो हर वक्त इस बात की कैनवसिंग करते रहते हैं कि पाकिस्तान से किस तरह संबंध ठीक करने चाहिए और वार्तालाप जारी रखना चाहिए। लेकिन अजय आलोक जी, कड़े सवाल पूछे हैं, जवाब दीजिए। कड़े सवाल बिल्कुल पूछने भी चाहिए। अभी जैसे मेजर गौरव आर्या ने बताया कि 2 लाख सैनिक और भी लगा दीजिएगा ना, तभी टेररिस्ट स्नीक इन कर जाएंगे। जब डिबेट में बैठते हैं तो एक एक बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो टेरेन ऐसा है। निश्चित तौर पे जब कोई आतंकी हमला होता है तो सिक्योरिटी चूकी होती है, बाद में उसको टाइटन किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये होती रहेगी। अभी कमर तोड़नी है। नहीं, तो क्या छोड़ दिया जाए? दूसरी बात हुई आज से 7 दिन पहले, नविका जी आप, अरे भैया बीच में क्यों बोल रहे? सुनिए ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। आपकी बड़े भाई गलत बात है। आज से 7 दिन पहले देश के लोगों की सुरक्षा ना की जाएगी? श्रीनगर के नेशनल कॉन्फ्रेंस, शर्मनाक। अरे भाई आप सुनिएगा, सुन लीजिए, चर्चा करना है तो अच्छे से कीजिए ना। 1 मिनट, गंभीर बात कह रहा हूं मैं, और फिर क्योंकि जाके आपको क्लैरिफाई उनसे करना होगा। 1 सप्ताह पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हैं श्रीनगर के, उन्होंने कहा था इंक्रीज टूरिज्म इज डिस्ट्रॉइंग जम्मू कश्मीर, इट्स आवर कल्चरल इन्वेजन। टूरिस्ट ज्यादा बढ़ने से हमारी सांस्कृतिक विरासत नष्ट हो रही है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हैं श्रीनगर से। अब जरा इसका जवाब दीजिए। तो वो नहीं चाहते टूरिज्म हो, वो नहीं चाहते टूरिज्म बढ़े, घाटी नहीं चाहते, वो खुद कश्मीरियों के खिलाफ हैं। उसका आप जवाब नहीं देंगे। लगातार बहुत सारी बातें होती हैं जिससे आतंकियों को और उनके मनोबल को बढ़ाने का काम होता है। अभी सुशील पंडित जी ने कहा रॉबर्ट वाड्रा इतना बड़ा नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा बिल्कुल बड़ा नहीं है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा गांधीयों की भाषा बोल रहा है। आप ट्रेस करो इवेंट्स उठा के, सुशील पंडित जी, आप ट्रेस इवेंट्स उठा के कीजिए कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इस देश में 1988, 89, 90 से जब बढ़ना शुरू किया और सोनिया गांधी का पावर बढ़ना शुरू किया, इंटेलिजेंस कन्वर्शन जो है हो जाए, चाहे कोई चीज का हो जाए, ये लगातार एक फैमिली का परसेप्शन रहा है। और 1 मिनट, कोई फेलियर नहीं है हमारी। नाम ले लेकर हमारी फेलियर ये नहीं है कि मुंबई हमला हो गया और उसके बाद भी हम बैठे रहे। मुंबई हमला हो गया और हम लोग बैठे रहे। नहीं, आप सब सवाल पूछ रहे हैं लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, फेलियर नहीं है, सरकार का फेलियर नहीं है। बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कोई फेलियर नहीं है। हमारे भाइयों का खून बहे इसी धरती के ऊपर, भारत की धरती के ऊपर, और सरकार का फेलियर। इल्हान ओमर को आप राहुल गांधी जाकर मिल लेते हैं, वो कुछ गलत नहीं है, लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी, सबका जवाब आएगा। आप ही के अलायंस में पता नहीं है कि नहीं है, पर प्रियंका कक्कड़ जी बोली नहीं है, समय दीजिए। प्रियंका कक्कड़ जी,
सभी को नमस्ते नविका जी। नविका जी, मुझे लगता है मैं ना रॉबर्ट वाड्रा जी के बयान से इत्तेफाक रखती हूँ और मुझे यहाँ पर अजय आलोक जी की भी बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। मुझे लगता है कि आज पूरा देश एकजुट है और चाहता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, तो फोकस वही रहना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि मुझे समझ नहीं आता कि इतने सारे एयर स्ट्राइक्स, इतनी सारी टेररिस्ट अटैक्स के बाद भी क्यों हमने आज तक पाकिस्तान को एनिमी स्टेट डिक्लेयर नहीं किया, क्यों हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट आज तक चलता रहा। जब प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा कि अब कश्मीर बहुत सेफ हो गया है, टूरिस्ट के लिए स्वर्ग बन गया है, यहाँ आके मूवीज बनाइए, यहाँ प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, तो उनका फर्ज है, उनकी सरकार का फर्ज है, ये वॉटर बाउंड्री नहीं, सुरक्षा दें। आप एक तरफ डिफेंस का बजट घटा देते हैं, जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपने 1,80,000 सैनिकों की भर्ती कमी रही, तो आप कह रहे हैं कि जरूरत नहीं थी, अटैक होते रहेंगे। ये बेहद शर्मनाक बयान है। थिंक अबाउट द पीपल हु हैव लॉस्ट पीपल एट देयर होम। मुझे लगता है कि इट इज, मुझे लगता है गौरव आर्या आपको जवाब देना चाह रहे हैं। गौरव आर्या, गौरव आर्या, समय कम है प्रियंका जी। गौरव आर्या, मैं 2 पॉइंट बोलूंगा, मुझे थोड़ा सा मैं मिसकोट हो गया। देखिए, बात यह है कि जब मैं कह रहा था कि 2 लाख लोग और लगा के नहीं होगा, यानी कि 2 किस्म के ऑपरेशन होते हैं, एक लाइन ऑफ कंट्रोल पे और एक हिंटरलैंड पे। लाइन ऑफ कंट्रोल मैक्सिमम साउथ ऑफ पीर पंजाल है, जम्मू के इलाके में, कश्मीर में कम है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, तो जनरल जीडी बख्शी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट हिंटरलैंड ऑपरेशन। जब आपने प्रेशर वहां से हटाया तब वहां पे लोग आए। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द लाइन ऑफ कंट्रोल। मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा था। टेरेन बिल्कुल अलग है, कश्मीर घाटी है। अगर आप श्रीनगर में जाएंगे आपको दिल्ली जैसी सड़कें दिखेंगी, पहाड़ी इलाका नहीं है, वो घाटी का इलाका है। पहली चीज। दूसरी बात यह है कि ये आपके जो प्रवक्ता वो कह रहे थे कि 1,80,000 जो कमी, ये एक्चुअली कोविड टाइम पे चल रही थी, क्योंकि कोविड टाइम में 2-2.5 साल 3 साल भर्ती नहीं हुई। दिस इज अ रिपल इफेक्ट। अब लोगों को लाया जा रहा है अचानक, क्योंकि आपका पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि एक दिन आपने लाख बंदे हायर करके अगले दिन निकाल दिए। वो कोविड टाइम से ये रिपल इफेक्ट आ रहा है। इसमें किसी की भी गलती नहीं है, इसमें किसी भी गलती नहीं, क्योंकि वहां पे सब कुछ शट डाउन था कोविड टाइम्स पे। ट्रेनिंग, क्योंकि इतने लोग जाने उनकी जा रही थी। सो आई जस्ट वांटेड टू पुट इट नाविका इन दैट करंट पर्सपेक्टिव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त जनता सवालों के जवाब मांग रही है। हमारे पास ये भी खबर आ रही है इस वक्त के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री और फॉरेन सेक्रेटरी ब्रीफिंग करेंगे। 9 से 9:15 के बीच में ये ब्रीफिंग होगी। क्या फैसले हुए हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में, इसका भी पता चलेगा। लेकिन जनता के जो सवाल हैं वो सवाल आज गूंज रहे हैं, जैसे शिशिर भालचंद्र घाटपांडे का भोपाल से सवाल। संसद में बोला गया था कि हम पीओके ले लेंगे, लेकिन क्यों अपने कब्जे के जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रोक नहीं पा रहे। अनिल पंजाब से पूछ रहे हैं, अगर आतंक को कोई धर्म नहीं होता, जो इतने लोगों का धर्म पूछकर गोलियों से भून दिया गया, वो क्या था। इस देश के लोग और खास करके राजनीतिक दल ये बात कब समझेंगे, ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। आज इस शो पर बस इतना ही, लेकिन उन 28 परिवारों को हमारी तरफ से बस इतना सा वादा कि ना हम भूलेंगे, ना हम माफ करेंगे।